बच्चों, आप लोगों ने जीवन की इकाई कोशिका के बारे में पहले भी बहुत कुछ पढ़ा होगा। आपको पहले से ही इसकी बहुत सारी जानकारी है। हमने पिछली कक्षाओं में प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी और उस स्लाइड में आपको मैं रिवाइज करवा दूं कि कैसा दिखता था। ये इस तरह से था कुछ? इस तरह से था कि हर कोशिका एक ईंट की तरह दिखाई देती है। उसके अंदर एक साइटोप्लाज्म भरा होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं हम लोग, और इसके अंदर एक डेंस गोलाकार रचना भी दिखाई देती है जो प्रोमिनेंट होती है। जब हम स्लाइड बनाते हैं, उसको कलर करते हैं, तो ये हल्का रंग दिखता है और ये डार्क कलर का एक गोला दिखता है हर कोशिका के अंदर। हम प्याज की कोशिका मतलब क्या हुई? पौधों की। दो तरह की कोशिकाएं होती है ना, जंतु कोशिका और प्लाज्मा कोशिका। तो ये हर कोशिका में ये चीज होती है। क्या कोई आज मुझे इसका नाम बताएगा? इसको कहते क्या है? न्यूक्लियस और केंद्रक कहते हैं। आज की जो हमारी लेसन है सारा कुछ इसी न्यूक्लियस पर आधारित है। इसको कहते हैं केंद्रक। जैसा कि आपको इस हिंदी शब्द से पता चलता है, केंद्रक जो बीच में होता है, तो ये हर कोशिका के बीच में होता है ना। और इसी केंद्रक को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ब्रेन क्या करता है? हमारा दिमाग क्या करता है? पूरा कंट्रोल दिमाग करता है। हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ इसके हाथ में है। यहाँ तक कि सोचना भी ब्रेन के हाथ में है ना। इसी तरह से एक कोशिका जितने भी जैविक कार्य करती है, जो कुछ भी उसमें वो जिंदा है, उसमें जो कुछ भी कार्य अंदर हो रहे हैं, उन सब का कंट्रोल केंद्रक होता है। इसीलिए इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। अब आज हम इसकी पहले संरचना देखें। सबसे पहले तो जो आपको हर जगह दिख रहा है, ये गोलाकार होता है, डेंस पार्ट होता है, गोलाकार है। ये रचना देखिए आप, दिख रहा है गोलाकार? क्या आप इस चित्र को देखकर बता सकते हो कि आपको क्या क्या दिख रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है? इसको पढ़िए मत, ऐसे ही बताइए। कुछ दिख रहा है बाहर? कवर दिख रहा है? कुछ सिंगल है कि डबल है? डबल। पहला ही पॉइंट, जो केंद्रक होता है उसकी जो झिल्ली होती है वो दोहरी है, डबल मेम्ब्रेन है। दिख रही है? पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे कि डबल मेम्ब्रेन है। दिख रही है ना? डबल मेम्ब्रेन के साथ में और भी कुछ दिख रहा है। गैप, बीच में छेद दिख रहे हैं कि पूरी जुड़ी हुई नहीं है, बीच बीच में छेद भी दिख रहे हैं, गैप दिख रहा है। दिख रहा है ना? ये गैप है, पूरा नहीं है, मतलब जो ऐसे सर्कल पूरा नहीं है, बीच बीच में गैप्स है। इनको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स, छिद्र, केंद्रक के छिद्र कहा जाता है। अब आपको ये पता है ना कि ये जो न्यूक्लियस है ये कोशिका के केंद्र में है। इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है जिसको कोशिका द्रव आप कहते हो, द्रव। तो उसके अंदर जो आना जाना होगा, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कोई और चीज़ हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे जीन्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो कैसे होगा? अगर हम चारों तरफ से इसको बंद कर देंगे तो ये संचालन कैसे करेगा? क्या कर पाएगा? जब हम इसको ब्रेन बोल रहे हैं तो ब्रेन का काम होता है संकेत देना, निर्देश देना, कंट्रोल करना। तो जब इसका उस साइटोप्लाज्म से कनेक्शन ही नहीं होगा, बातचीत ही नहीं होगी,
तो फिर ये काम भी नहीं करेगा। तो इसीलिए इसके जो छेद होते हैं साइटोप्लाज्म की और न्यूक्लियर के बीच की जोड़ने का काम करते हैं कि कुछ चीज़ें जो न्यूक्लियस में बनती हैं वो साइटोप्लाज्म में जाती हैं और कुछ चीज़ें आदान प्रदान। आप लोगों ने हिंदी शब्द पढ़ा है ना कि चीज़ों का आदान प्रदान। तो जब तक कोई छेद या दरवाज़ा ही नहीं होगा तो आदान प्रदान भी नहीं होगा। तो इन छेदों के द्वारा ये साइटोप्लाज्म से अपना रिश्ता बनाए रखते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इनके अंदर में जो प्रोटीन्स बनते हैं वो साइटोप्लाज्म में जाते हैं, कुछ और भी चीज़ें इनमें होती हैं। ठीक है। और इसके बाद और क्या दिख रहा है आपको? और ये गोलाकार रचना क्या दिख रही है आपको? एक और गोला दिख रहा है, केंद्रक के अंदर और केंद्रक दिख रहे हैं, है ना? ऐसा ही है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कहते हैं। वो केंद्रक के अंदर छोटा और एक केंद्र है जिसको न्यूक्लियोलस और हिंदी में केंद्रिका कहा जाता है। इसका एक बहुत बड़ा कार्य है जो आप बड़ी की कक्षाओं में जाकर पढ़ोगे। उसके अलावा भी कुछ दिख रहा है मुझे, तो आप लोग को नहीं दिख रहा बेटा? सर्कल दिख रहा है, छोटा सा क्या सर्कल। ये क्या दिख रहे हैं? ये जो धागे जैसी रचनाएं नहीं दिख रही हैं, ये देखो धागे जैसी है ना, जैसे किसी ने धागे तोड़ के डाल दिए हो। नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी को पता है ये क्या है? इसका नाम क्या है? क्रोमेटिन जाल। पढ़ा है कभी नाम? क्रोमेटिन जाल कहते हैं। और जब कोशिका का विभाजन हो रहा होता है, डिवीजन हो रहा होता है, वो दो टुकड़ों में टूट रही होती है, तो ये जाल सुलझ जाता है और तब इसके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स का नाम तो सुना है, जरूर सुना होगा, है ना? तो सबसे पहले हम इस चित्र का जो नाम लिखे गए हैं आप ही लोग बताएंगे कि आपने इसमें क्या क्या देखा। बताइए। सबसे पहले अगर हम इसको कह रहे हैं कि एक जंतु कोशिका का केंद्र है, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या दिखाई दी थी? जिसको हिंदी में हम लोग झिल्ली बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं? झिल्ली। और झिल्ली ये कैसी थी? डबल, सिंगल नहीं थी, वो डबल थी। तो दोहरी झिल्ली हमने देखी इसकी। उसके अंदर और क्या देखा हम लोगों ने? छिद्र देखे थे, जिसको कि हम लोग न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं झिल्ली में। और क्या देखा था हमने? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। और क्या सबसे इंपॉर्टेंट? क्रोमोसोम्स देखा था, धागों का जाल जो था। यस। फिर से दोहराएं इसको। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली है, उसमें पोर्स हैं, उसमें केंद्रिका है और उसमें क्रोमोसोम्स हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी जो संरचना इसके अंदर है, इसीलिए हम इसको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेल का कहते हैं कि जब संतान से, माता पिता से जो गुण बच्चे में जाते हैं, जो जीन्स होती हैं, वो इस क्रोमोसोम्स के अंदर ही होते हैं। जो क्रोमेटिन जाल जो है, जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स में बदल जाता है और क्रोमोसोम्स ही जो वंशानुगत लक्षण माता पिता से बच्चे के अंदर जाएंगे वो इन्हीं के द्वारा जाते हैं। और क्या कोई मुझे नाम बता पाएगा कि वो कौन सी चीज़ है इसके अंदर क्रोमोसोम्स में जिसके कारण होता है? अभी मैंने बोला भी था, डीएनए। डीएनए के कारण वंशानुगत गुण जो होते हैं माता पिता से उस बच्चे में जाते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है?
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डीएनए के कारण ही जो भी संतान पैदा होती है वो माता पिता से मिलती जुलती होती है। क्या हम कह देते हैं अरे तुम्हारे पापा हैं, शक्ल कितनी मिलती है बच्चे की उसके साथ, तो ये सारा कुछ डीएनए के कारण होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड। अब सबसे पहले तो ये जाने हम लोग कि जो मैंने अभी आपको केंद्रक दिखाया ये जंतु कोशिका का है, हमारे जैसे इंसानों का और जो जानवर होते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा भी चीज है, कोई जानवर या कोई ऐसी चीज जिसके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं? मतलब न्यूक्लियस की राइबोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स भी होते हैं, कुछ कुछ चीजें होती हैं पर वो बिखरी हुई होती हैं। प्लांट सेल नहीं, वायरस, जो वायरस होता है ना उसमें झिल्ली नहीं होती है, बिखरा हुआ होता है न्यूक्लियस, लेकिन वो झिल्ली वगैरह नहीं होती है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। तो इस तरह से हम लोग जो जितना भी ये होते हैं जिनमें केंद्र झिल्ली होती है एक लोग, और एक में जो वायरस जैसे जीव होते हैं वो भी जिंदा कहलाते हैं, लेकिन उनमें ये झिल्ली नहीं होती है, उनको प्रोकैरियोट्स कहती हैं, और जिनमें झिल्ली होती है उनको यूकेरियोट्स। ये आपने पढ़ा होगा कहीं पर, और उनकी संरचनाएं भी अलग अलग होती हैं। अब अगर हम लोग इसके बारे में और जानना चाहेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये न्यूक्लियस जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कह रहे हैं, जब किसी भी कोशिका का विभाजन होता है, जैसे एक कोशिका जब दो कोशिकाओं में डिवाइड होती है तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे होती है, क्यों होती है? अगर किसी भी कोशिका का दो टुकड़ों में टूट जाना क्या कहलाता है, या अपने जैसी दो कोशिकाएं बना लेना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन है ना, सेल डिवीजन कहते हो ना। तो क्योंकि जो सेल डिवीजन है वो सारा कुछ न्यूक्लियस ही करता है, न्यूक्लियस से शुरुआत होती है सेल डिवीजन की। तो न्यूक्लियस के बाद हम जो आज पढ़ेंगे वो है सेल डिवीजन। और जो आपने अभी बताया था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए कहते हैं। एक और शब्द है राइबोसोम्स, उसको आरएनए भी बोलते हैं, उसको आरएनए भी बोलते हैं। तो ये दोनों ही चीजें हमारे वंशानुगत चीजों को आगे लेती हैं। सेल डिवीजन मतलब कोशिका का विभाजन। अब आप लोग बताइए कि विभाजन जरूरी क्यों है? कभी किसी को चोट लगी है या कभी किसी ने अपनी स्किन को हटते हुए देखा है, छिल जाती है कुछ, तो दूसरी कोशिकाएं कैसे आ जाती है? कौन बनाता है उनको? जब गिर गए, चोट लग गई, छिल गया तो ठीक हो जाती है, पहले ब्राउन होती है तो ठीक भी होते हैं। जो भी कोशिका हमारी पुरानी हो जाती है, आपने पत्तियों को गिरते देखा है ना, मुरझा गई, गिर गई तो दूसरी नई पत्ती आ गई उसकी जगह, होता रहता है ना। तो हमारे शरीर में भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, फिर ऊतक है, टिश्यू जिनको बोलते हैं। तो कभी कभी वो चीजें, जैसे बाल है, आप काटते हो फिर आ जाते हैं, काटते हो फिर आ जाते हैं, इसका मतलब कोई तो नई कोशिकाएं बन रही हैं। तो जो नई कोशिकाएं हमारे शरीर में बनती हैं वो कोशिका विभाजन के तरह बनती है कि एक कोशिका दो कोशिकाओं में टूट जाती है। अब ये विभाजन भी किन कारणों से होता है? एक तो वो जो पुरानी हो गई, वो खत्म हो गई, उनका कार्य खत्म हो गया, वो मर गई, उसकी जगह नई कोशिकाएं बन गई। एक कोई टूट गई, बिखर गई, चोट लग गई, उसके कारण बन जाता है ना। अब जैसे ब्लड है, हर समय हमारे शरीर के अंदर चलता रहता है, खराब होता है, फिर दूसरा ब्लड बनता रहता है, नई नई कोशिकाएं ब्लड की बनती ही रहती हैं। स्किन की भी है, हमारे खराब हो गई फिर बनती रहती है। इस तरह से अगर हम ये देखें तो कोशिका विभाजन दो तरह का होता है। इसका नाम है माइटोसिस एंड मियोसिस। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं।
अभी मैं इसका आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। क्या इन दोनों में चित्रों को देखकर कुछ फर्क दिख रहा है? ऐसे चित्रों को देख के बताओ, कोई फर्क दिख रहा है? क्या दिख रहा है? मुझे तो एक ही जैसे लग रहा है। आप देखो इधर। नहीं, वो नहीं बेटा, दोनों ही ऐसे हैं चित्र। दोनों इसकी कोशिकाएं कितनी बनी? 1 से 2 बनी ना, और इसमें 4। तो यही तो मूल फर्क है। यही मूल फर्क है कि इसमें जो एक कोशिका है वो 2 में ही टूटी, और अंदर जो ये दिख रहे हैं इसमें कितने जोड़े दिख रहे हैं? 4 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं ना, और इनमें भी 4 दिख रहे हैं। इनमें भी 4 दिख रहे हैं, दोनों में बराबर बट गए। और इनमें 4 2 क्या? यहाँ कितने? 4 और यहाँ 2 हो गए ना। बस यही फर्क है। मैं अभी इनको ही समझाने जा रही हूँ कि माइटोसिस में क्या होता है और मियोसिस में। बेटा माइटोसिस इज वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल। इसमें हमारे अच्छा बताओ, हमारे शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं? आपने आधा बोला है, 23 नहीं, 46। 23 ठीक था, लेकिन 46 होते हैं हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स, हमारे न्यूक्लियस में। ठीक है, ये 46 एक कोशिका है, इसमें 46। ठीक है। अब अगर मैं कह रही हूँ कि इसके अंदर माइटोसिस हो रही है, कोशिका विभाजन सिंपल है, तो जब इसमें से 2 बनेंगे तो कितने होंगे? इसमें क्रोमोसोम्स कितने होंगे? क्यों भाई? माइटोसिस है, अभी तो दिखाया था मैंने। 2 सेम तो है, जो 4 इधर है, ये 4 इधर है। इनकी रचनाओं पे मत जाइए, जो 4 चीजें इधर है वो 4 ही तो हैं, तो 46 के 46 ही बनेंगे। और इसको कहा जाएगा इक्वेशनल, कि बराबर समान, नहीं बना? और ये हमारी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं बॉडी में, कौन होती हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स हमारे बॉडी में? बताओ। हम सब लड़कियां हैं ना। रिप्रोडक्टिव सेल क्या है हमारी? अभी तो बताया था हम कहाँ से शुरू हुए। अंडा, एग होती है ना। ये डिवीजन उनमें नहीं होता है माइटोसिस वाला, उनमें मियोसिस होगा। उसमें 46 क्रोमोसोम्स नहीं होंगे। कितने होंगे? आधे होंगे, है ना। पर बाकी की जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, चाहे वो मांसपेशी हो, चाहे बाल हो, चाहे आंतें हो, स्किन हो, कोई भी बाकी कोशिकाएं जो शरीर की होती हैं, उन सब में ये वाला डिवीजन होता है। और इन 2 कोशिकाओं को जो बराबर वाली बनी है, इनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। समझ गए? ये पेरेंट सेल है, ये डॉटर सेल। जो डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम्स का नंबर है दोनों में सेम होगा, तो हम इसको इक्वेशनल कहते हैं। लेकिन जो भी हमारे रिप्रोडक्शन में, हमारे वंश को आगे बढ़ाने में, अब फूलों में भी देखो होता है ना स्त्री केसर और पुंकेसर, तो जो उनकी कोशिकाएं होती हैं, जब उनमें डिवीजन होता है तो उनमें भी क्रोमोसोम्स आधे जाएंगे, क्योंकि पुंकेसर और स्त्री केसर के मिलन से ही तो नया फल बनेगा ना। तो अगर 46 के 46 हो जाएंगे तो फिर जो आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर कितने हो जाएंगे? 92, है ना। लेकिन हमें तो 46 ही चाहिए, तो 23 फादर से और 23 मदर से, फिर दोनों के मिलन से, दोनों की कोशिकाओं के मिलन से जो बनता है वो। तो इसमें डॉटर सेल में ये हुआ। अब जो मियोसिस है, मियोसिस में क्या होगा? सबसे पहले मैं जो बताऊं, ये मियोसिस है। मियोसिस के अंदर आपने देखा एक कोशिका
इसमें दो बार डिवीजन हो रहा है, ये किसी ने नहीं बताया मुझे। देखिए इसमें एक बार डिवीजन हो रहा है, बस एक सेल दो टुकड़ों में टूट गई, माइटोसिस हो गया। अब ये मियोसिस फर्स्ट फेज एंड मियोसिस सेकंड फेज। जो मियोसिस फर्स्ट फेज है उसमें पहले कोशिका टूटी, फिर से टूटी। इसमें सेम था, माइटोसिस ही हुआ इसमें तो माइटोसिस ही हुआ ना। फिर इसके अंदर जाकर वो बदल गया 46, 23, 23, फिर उसके बाद 23, 23, 23। ये जो चार हैं इसमें कितने होंगे? 23, 23, 23, सब में 23, 23, 23 होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बताओ। कि मियोसिस में हमेशा क्रोमोसोम जो पेरेंट होता है उसका आधा रह जाता है और उसके अंदर सेम होता है। इसीलिए जो हम इसको कहते हैं मियोसिस, और उसको कहते हैं, उसको हम मियोसिस को रिडक्शनल, घटता क्रम। रिडक्शनल क्या होता है? कि मतलब उसमें जितने क्रोमोसोम्स होंगे वो घट जाएंगे, और इसमें हमने नाम क्या दिया था? इक्वेशनल, कि मतलब उसमें जो है बराबर ही रहते हैं। बात समझ में आई? और ये जितने भी हमारे जंतु हो, चाहे पौधे हो चाहे इंसान हो, ये क्रोमोसोम्स ही होते हैं। अच्छा जैसे गुलाब का फूल ले लीजिए, लाल रंग का है, आपने लाल रंग के स्त्री के सर और टूके सर में से जो भी आगे कली पैदा होगी तो वो लाल ही होती है ना, क्योंकि वो उस फूल की है। तो वो अपने पेरेंट्स के गुण लेकर आती है। जैसा भी बीज आप जमीन में डालते हो, जैसे गेहूं का डालते हो, तो उनके जो भी आपने क्या बोलते हैं वैरायटी, जिस तरह का गेहूं का बीज डाला था वैसा ही वो गेहूं देता है। जैसे दशहरी आम है, अगर आपने दशहरी आम उगाए हैं तो वो पेड़ आपको दशहरी आम ही देता है। तो ये सारे काम हमारे कौन करता है? डीएनए, जो कि एक चीज, एक वंश से दूसरे वंश तक चीजों को लेकर जाता है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और अगली कक्षा में हम साइटोप्लाज्म के अंतर में और क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में